ये सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई बात रख पा रहा हूँ, क्योंकि आप सच मायने में बच्चों की एक्चुअल जो नीड है वहाँ तक पहुँचते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में टीचर के पास फ्रीडम होती है और उस फ्रीडम के चक्कर में ना वो इतना ओवर कंटेंट दे रहा है कि बच्चे का सिलेक्शन ना हो, उसके पीछे का मुख्य कारण ये ओवर कंटेंट है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 100 घंटे पढ़ा के ना हम बच्चे का सिलेक्शन करा देते थे और 100 घंटे में उतनी सारी चीजें करा देते थे जो जरूरी है। बच्चे को उस समय ये नहीं महसूस होता कि मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अधूरी है जी। उसको ये लगता है कि उसको अपनी कमी दिखाई नहीं देती, उसको ये दिखाई देता है कि इस टीचर से पढ़ लूंगा तो मेरा मॉक टेस्ट और अच्छे होंगे, उससे पढ़ने के बाद उसके मॉक टेस्ट में और नंबर गिरेंगे। कहीं ना कहीं एक बच्चा अपने ऊपर दबाव इस वजह से भी मान लेता है कि उसको लगता है कि मेरा अगर एसएससी एमटीएस क्लियर नहीं हुआ तो मेरा जीवन बेकार हो गया, या मेरा सीजीएल इंस्पेक्टर नहीं बना तो मेरा जीवन बेकार हो गया। अगर आप यहाँ के लिए कमाने के साथ साथ ऊपर के लिए भी कमाना चाहते हैं तो टीचिंग उसके लिए बेस्ट प्रोफेशन है। तो कई बार क्या होता है कि राह बहुत आसान होती है, हम उस पर वजन बहुत ज़्यादा नाप लेते हैं, बहुत सारी रीलों से बांध लेते हैं, और रीलें भी कहीं ना कहीं वो धंधा है आज के टाइम में। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो चीज़ बोलूँ ना उसके पीछे मैं ईमानदार रहूँ और मैं जो बोलूँ वो मैं खुद कर सकूँ। कि सर मैं समझ नहीं पाया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने उसको समझाया तेरे अंदर स्टूडेंट ही नहीं है, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन 10 टीचरों से पढ़ के थोड़ी होना है। अपनी रोटी के लाले पड़े हुए, भाई को भी पढ़ाना लिखाना, उसकी रोटी भी देखनी, और साथ के साथ ये भी सोचना कि मुझे कामयाब होना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे पढ़ना है। तो रात को सवेदी करना, दिन में आना पढ़ना। 1-2 बार मुझे किसी ने बताया कि सर ये पीन आपकी क्लास में बैठा रहता है। तो मैंने पूछा भाई तू क्लास में कैसे बैठा? बोला सर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ 70% चीज़ बताई इस क्लास में और 30% चीज़ मुझे पता है, मुझे क्या इस टाइप को मैं बाद में कराऊंगा कनेक्ट करा के वहाँ पे। अब वही चीज़ अगर उसे यूट्यूब में मिल गई तो वो क्या समझ रहा है ये चीज़ मेरे टीचर ने नहीं कराई, या कोई रील देख लेता है किसी क्वेश्चंस की। तो यूट्यूब जो होता है ना, यूट्यूब इस बात की गारंटी नहीं लेता कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हर क्वेश्चन ब्रेक होगा। जी सर। हेलो फ्रेंड्स, द पंडित्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। जब भी द पंडित्स की बात आती है तो मोस्टली हम गाइडेंस, मेंटरशिप, बुक्स, मॉक्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम इस नई सीरीज में इन सब चीज़ों को दूर रखते हुए एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसके माध्यम से हम उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने एसएससी के फील्ड में बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सीरीज की शुरुआत हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू करना चाहते हैं, यदि उनको एसएससी के फील्ड का भीष्म पितामह भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, दोनों ही तरीके से बच्चों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑफलाइन की बात करें तो सर ने कई वर्षों तक मुखर्जी नगर में पढ़ाया है। ऑनलाइन की बात करें तो सर ने अपनी कैरियरविल ऐप के माध्यम से ये इंश्योर किया है कि जो गाँव में गरीब बच्चा है उसके पास भी कम पैसों में प्रॉपर एजुकेशन पहुंचाई जा सके। द पंडित्स फैमिली, प्लीज वेलकम राकेश यादव सर। थैंक यू यार, थैंक यू। एक तो आज का दिन बहुत शुभ है, मेरा कुंडली में शनि तेज और आज हम शनिवार को इसे शूट कर रहे हैं। और पंडित जो ग्रुप है, देखिए जब कोई टीचर पढ़ाता है ना तो होता क्या कि धीरे धीरे वो बच्चों से दूर होता चला जाता है। जब वो दूर होता चला जाता है तो उसका फोकस केवल पढ़ाने पे रहता है, और आप लोग वो काम कर रहे हैं कि उस बच्चे के नज़दीक तक जा रहे हैं, उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते हैं, उसकी गाइडिंग करते हैं, एक किस्म से पेरेंटिंग करते हैं। तो मतलब मेरे लिए ये सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई बात रख पा रहा हूँ, क्योंकि आप सच मायने में बच्चों की एक्चुअल जो नीड है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले बचपन से स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बचपन कैसा रहा और आपके परिवार का एनवायरनमेंट कैसा था? मेरा जन्म जो था वो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जी, और वहाँ हमारा गांव था आसिया की गोरावास करके, वहीं पे मेरे गांव में ही जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1984 को। और जब मेरा जन्म हुआ और उसके बाद की जो अपब्रिंगिंग थी, मतलब वो इस तरीके का था, गांव देहात में जो बिल्कुल लोअर बेस पे जो फैमिली रहती हैं, जैसे उन बच्चों का होता है वैसे ही हमारा हुआ। उन्हीं सब चीज़ों से खेलते कूदते जूझते आगे बढ़ते चले गए। मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति में गाय भैंस ज़्यादा रखते हैं, तो हम किसान परिवार से थे जो खेती बाड़ी में भी पूरा काम करते थे। और इधर भी मेरे फादर साहब जो थे वो दिल्ली पुलिस में सिपाही थे। और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो मेरी सारी गांव से ही हुई है। गांव का कल्चर ऐसा था कि उस समय कैरियर काउंसलिंग और ये सब चीज़ें तो कोई सोचता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो एक ही कल्चर था
मतलब बच्चों का जो हम 4th-5th क्लास में पढ़ते थे तब एक ही सपना था, फौज में जाना या पुलिस में। इसके अलावा दूसरा तो कोई सपना था ही नहीं। तो हमारी जो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा एनवायरनमेंट था उससे सिर्फ फौज और पुलिस पे था। फौज को नंबर 1 पे रखते थे, पुलिस को नंबर 2 पे रखते थे। क्यों? क्योंकि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फौज में सेलेक्ट हो रखे थे, तो हमारा सारा फोकस उसी पे रहता था उस समय। बाकी इतना सोचते भी नहीं थे, छोटे उम्र में बच्चा खेलने कूदने और इसी में ध्यान रहता है। तो सर हम आगे इसमें जानना चाहते हैं कि आपका जो मैथ्स स्ट्रांग था वो स्कूल लाइफ से ही था या एकेडमिक्स में जाने के बाद हुआ? ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या था कि मेरी मम्मी जो थी वो 1972 के आसपास उन्होंने 10वीं पास की थी। तो उस समय एक वो करके ओटी करके एक वो रहती थी जो 12th के लिए करते थे। तो मेरी मदर 6 बहनें थी, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी कभी मिली नहीं थी कि वो 10वीं के बाद पढ़ाई कर लें। हमारे यहाँ कल्चर यही रहता था कि भाई 10वीं पास कर ली, चलो छोरी का ब्याह कर दो, मतलब लड़की की शादी कर दो। और मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो ऐसे ही मेरी मम्मी की भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। लेकिन वो पढ़ाई में अपने टाइम में होशियार थी, तो उनका मैथ बहुत अच्छा था। तो जब वो हमें छोटी क्लासों में पढ़ाती थी, 2री, 3री, 4थी, 5वीं क्लास में, तो हमें घर पे मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको ये बहुत पहले से समझ में आ गया था कि आने वाला वक्त कहीं ना कहीं पढ़ाई का ही है। जब हम बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे हम जवानी की ओर आने की ओर थे, तो उस समय हमारे यहाँ कल्चर था कि खूब खेलो कूदो, खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, इधर मतलब शरीर पे ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन मेरी माता जी जो थी वो उसी समय से हमें थोड़ा डिफरेंट लेके चलती थी, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा रखती थी, हमें खुद पढ़ाती थी 2-2, ढाई घंटे, क्योंकि उस उम्र में पढ़ना कौन ही चाहता है, इंटरेस्ट तो किसी का भी नहीं है। और वो भी गांव के माहौल में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन उनका मैथ अच्छा था, तो धीरे धीरे वो चीज़ आई कि एक सही मायने में चीज़ें समझनी शुरू कर दी। और मेरे खुद के साथ ये था कि जो हम जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे अपने गांव वाले में, तो वहाँ पे जब टीचर पढ़ाता था उससे पहले वो चीज़ हम अपने घर पे पढ़ चुके होते थे। तो इससे क्या वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। बाद में फिर जब और आगे एकेडमिक में गए तो 6th क्लास में मैंने दिल्ली का एक सरकारी स्कूल था पालम का, सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 3, उसमें एक वीरेंद्र यादव सर थे, वो मैथ पढ़ाते थे। तो वो और अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब मैथ के सही फनकार थे। तो जैसे जैसे टीचर अच्छे मिलते चले गए वैसे वैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आता चला गया। मैथ के टीचर अच्छे मिले तो मैथ में इंटरेस्ट आता रहा। इंग्लिश के टीचर उतने अच्छे नहीं मिले, साइंस के टीचर उतने अच्छे नहीं मिले, क्योंकि एक बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना इनिशियल स्टेज पे, उसको खुद भी नहीं पता उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है। उसको जो चीज़ आसानी से समझ में आ रही होती है उसका इंटरेस्ट उसी में हो जाता है। तो मुझे किस्मत से टीचर ही मैथ के अच्छे मिले, तो मुझे मैथ ही अच्छे से समझ में आया, बाकी सब्जेक्ट मुझे समझ ही नहीं आया। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट शुरुआत से फिर मैथ में ही रह गया। जी सर। तो सर जैसे आने वाले कुछ महीनों में भी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बच्चों का एक ये क्वेश्चन भी रहता है, क्या 10th और 12th के जो मार्क्स हैं क्या उनकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि जिसको लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, बच्चे भी टेंस रहते हैं? तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा खुद का बेटा इस बार 12वीं क्लास में कोई पेपर दे रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब जो नंबर आ रहे हैं 10th 12th में ये आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे। मेन चीज़ क्या है कि ये बोर्ड क्लासेज जो होती है ना 10th 12th की, इसमें वो जो प्रेशर जनरेट होता है बच्चे पे, वो प्रेशर जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो दबाव नहीं झेलेगा ना उस चीज़ का, तो लाइफ में उसके पास ऐसे बहुत सारे दबाव आने हैं। एक तो होता है कि हम अपने बच्चे पे ओवर प्रेशर करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वो दबाव जरूर होना चाहिए, वो मेहनत जरूर होनी चाहिए, यानी एक बार तो मतलब कस के निकले उस जगह से जी। तो नंबर की उपयोगिता नहीं है। सच बात ये है कि चाहे वो समाज का हो या स्कूलिंग का हो या पेरेंट्स का हो, वो डर कहीं ना कहीं उस बच्चे को है ना फोकस्ड बनाता है, उसका फोकस बनना शुरू होता है, और वो फोकस बहुत ज़रूरी चीज़ है आगे लाइफ में ले जाने के लिए। इसलिए बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। वो कामयाब उनके नंबर की वजह से नहीं होते, उनकी जो मेहनत की आदत बन जाती है, उनका जो फोकस करने की आदत हो जाती है, उससे होते हैं। और ऐसा हर केस में भी नहीं है कि जिनके नंबर अच्छे आते हैं वही कामयाब होते हैं, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते वो कामयाब नहीं होते। जैसे मैं हूँ, मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं थे हमारे टाइम पे, तो हालात भी ये रहती थी कि जो टॉपर होता था वो 60-65% का बच्चा होता था, तो हमारे थे भी 70% के आसपास।
तो अब जैसे इस समय जिस बच्चे का देखो सबके 90% से ऊपर नंबर आने लग रहे हैं। हमारे टाइम पे यूनिवर्सिटी जब टॉपर होते थे वो 58-59% का तो यूनिवर्सिटी टॉपर होता था। तो उस लिहाज से अगर हम कंपैरिजन करें तो मेन चीज ये कि हम उस मेहनत करने वाले एक बार प्रोसेस में चले जाएं। बच्चे को एक बार वो लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से पढ़ के कुछ हासिल करना है, तो एक बार वो मेहनत में डूब जाए उस तरीके से। जैसे अभी अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ की बात बताऊं तो जो मैंने अपनी लाइफ में प्रेशर है ना 10th और 12th क्लास में झेला था वो मेरे कॉलेज लाइफ में नहीं झेला। और मैंने खुद को भी ये पाया कि मैं कॉलेज लाइफ में ज्यादा फिसड्डी हो गया बजाय वहां पे। तो वो कई बार वो प्रेशर जरूरी भी होता है, बस हमें ये ध्यान रहे कि वो प्रेशर एक लिमिट तक जाए, उसके ऊपर ना जाए जिससे बच्चे को कोई नुकसान हो शारीरिक। जी सर। तो सर एक क्वेश्चन जो मोस्टली आपको लेके बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि जब आप 17-18 साल के थे तो आज आप जिस प्रोफेशन में, क्या आपका उस एज में भी यही ड्रीम था या फिर समय के साथ वो सब बनता गया? नहीं, एक तो होता है समय के साथ बनते चले जाना। जी। मेरा कहीं ना कहीं मेरी मदर की वजह से वो इन्फ्लुएंस था इस पे। और मेरी मम्मी जो थी, बेसिक कहानी ये थी कि मैं 5th क्लास तक अपने गांव में पढ़ा था। उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई परिवार में कि हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में एक पालम करके इलाका, हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तो मेरे फादर साहब सिपाही थे, तो हमारी अर्निंग जो गांव में होती थी वो गाय भैंसे थी हमारे पास 5-6, और थोड़ा बहुत 1-2 खेत होते थे, तो उससे हमारी अर्निंग होती थी। क्योंकि उस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन जब यहाँ आए तो सारे काम धंधे बंद हो गए, तो मेरी माता जी ने यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी मम्मी के पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। तो जैसे मैं 6th क्लास में हूँ तो 5th क्लास के बच्चे को मुझे दे देती थी कि इसे तू पढ़ा ले। जब मैं 7th में आया तो 6th क्लास के बच्चे को मुझे दे देती थी। जी। तो इस तरह से बिना चाहे हुए भी ना धीरे धीरे वो अंदर वो चीज़ आ गई कि जब मैं अपनी बीएड या डाइट के जब ट्रेनिंग के टाइम पे था तो मैंने गुड़गांव में अपना एक ऐसे ही कोचिंग सेंटर खोल दिया था जब मेरी उम्र हो गई 18-19 साल के आसपास की। और उस कोचिंग सेंटर में मैं करीबन 250 बच्चे पढ़ाने लग गया था। तो कहीं ना कहीं वो कला जो थी वो धीरे धीरे मेरी मम्मी से मुझ में आ गई थी। तो मुझे ये लगता है कि मेरा डेस्टिनी शायद पहले से वो बनी हुई थी, बनी मेरी मम्मी की वजह से थी। लेकिन वो मैं रोज काम करता रहा तो मेरे को इंटरेस्ट ही उसमें आया। जी सर। तो सर अब आपने अभी कॉलेज लाइफ का जिक्र किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कॉलेज कहाँ से किया और आपके पास क्या स्ट्रीम थी, सब्जेक्ट्स क्या थे, और कॉलेज लाइफ का आपके जो आने वाली उसके आगे की जो जिंदगी थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो यार, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। मैंने बीकॉम किया विद मैथ, उसका फिर मैंने एमकॉम किया। और कॉलेज लाइफ का इम्पैक्ट इतना था कि अगर मुझे आज अपने जीवन में कुछ बदलने का मौका मिले तो मैं कॉलेज लाइफ को बदलूंगा। जी। मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उस लाइफ में दोबारा जाऊं, या मैं जाऊं तो मैं उसको चेंज करूं कुछ। कारण क्या था कि एक तो उस उम्र में जो एक चीज हो जाती है आस्की वाली चीज, वो मुझे भी हुई थी और उस चक्कर में मैंने भी अपना बहुत समय खराब किया था। पता ही नहीं, वो उम्र ऐसी होती है जब आप उसमें जाते हैं तो आप बहुत दूर तक देख नहीं पाते, आप सारे दिन उसी चीज में घूमते रहते हैं। दूसरा ये कि मुझे जो कॉलेज टाइम में मतलब जो मेरा पढ़ने का जो तरीका था या जितना मैं देसी भाषा में कहें होशियार था अपने स्कूलिंग टाइम में, उतना मैं कॉलेज टाइम में होशियार नहीं रहा। मुझे गलत हवा लग गई, जो मैंने आपको कहा, क्योंकि हम हमेशा से सरकारी स्कूल में पढ़े हुए है ना, वहाँ लड़कियों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ लड़कों का स्कूल था। पहली बार माँ के कंट्रोल से बाहर निकले, जहां हम रहते थे उससे करीबन 15-20 किलोमीटर दूर कॉलेज था जी। तो थोड़ी सी आज़ादी चाहिए मन ने, और उस चक्कर में मुझे मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा। इन टर्म्स दोस्त बहुत बने, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, उन एक्सपीरियंस का फायदा भी हुआ। लेकिन अगर मुझे अपने जीवन में मैं सोचता हूँ कुछ बदलना पड़े तो मैं कॉलेज लाइफ को बदलूंगा। मतलब मैं वो कॉलेज लाइफ नहीं चाहूंगा, क्योंकि एक ही जीवन है, तो मैं कुछ अच्छा कर सकता था, किसी एक चीज की वजह से मैंने वो नहीं किया। जी सर। तो सर सबके जीवन में जो पहली इनकम होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो हमारी एक तरीके से मेमोरी भी होती है। तो आपकी जो पहली इनकम थी उसका सोर्स क्या था? मैंने ट्यूशन ही पढ़ाना शुरू किया हुआ था, और जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था जी। लेकिन उस समय क्या होता था कि जो आता था मम्मी के पास रहता था, और मम्मी ने 6 बहनें थी वो, तो उन्होंने गरीबी की एक्सट्रीम लिमिट देखी हुई थी। भाई किसी पिता की 6 बेटियां हैं
जी सर। और एक बेटा है, तो आप समझ सकते हैं कि उन 6 बेटियों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। एक गरीब परिवार जिनकी मतलब आमदनी इतनी है कि मुश्किल से रोटी खिला पाए, तो 6 बेटियों के साथ क्या ही व्यवहार होता होगा। उन 6 बेटियों की शादी भी करनी है, तो उन्होंने उस गरीबी को एक्सट्रीम लिमिट पे देखा हुआ था। तो उनकी शुरुआत से आदत रही कि वो हमें 1 रुपया भी नहीं देती थी। मुझे आज तक याद नहीं है कि उन्होंने कभी रुपया दिया हो। अगर हमें कॉलेज जाने के लिए हमारा पास बनता था, उस समय ब्लू लाइन बसें होती थी, तो अगर 75 रुपये का बनता था तो नेट 75 रुपये ही मिलते थे जी। तो कॉलेज लाइफ में ही जाके वो पैसे की ज़रूरत महसूस हुई। तो पैसे की ज़रूरत महसूस हुई तो उस समय पहली बार अलग से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया किसी और के यहाँ जाके जी। मम्मी के अलावा, जो मम्मी के साथ पढ़ाता था उसको, कि वहाँ से कुछ पैसा मिलेगा और उस पैसे से कुछ जो हमने कुपेड़ कर ली थी उस कुपेड़ को, मतलब उस शैतानी को किसी तरह से आगे मैनेज किया जाए। जी सर। तो पहली कमाई वो थी, याद तो मुझे नहीं हो कितनी थी, लेकिन होगी 200 300 400 रुपए के आसपास। फिर भी सर कुछ आइडिया हो आपने उसको कैसे यूज किया हो? नहीं, आइडिया तो तब होना जब वो पैसा कुछ मिले जी। जब हालात ये हो कि 20-20 रुपए का कर्जा ले लेके चल रहे हो, तो जितना मिला होगा वो पहले ही कर्जे में निपट गया होगा। तो उस समय था ही नहीं पैसे की हालात। एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में अक्सर आता है कि आप एसएससी के फील्ड में एज ए टीचर आपकी एंट्री हुई या आप एज ए स्टूडेंट भी आपने तैयारी की? या नहीं, मैंने एसएससी की कभी तैयारी नहीं की जी। मैं शुरुआत से टीचिंग में था और मैंने जो कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए, जेबीटी करके होता है, उसका बीएड होता है, वो मैंने सारे के सारे इसी चीज के किए, टीचिंग के ही। तो उसके बाद मैं पहले कॉन्टैक्ट में लगा हरियाणा में, फिर दिल्ली में लगा कॉन्टैक्ट करके, जो कॉन्टैक्ट पे जो जॉब होती है। जी सर। उसके बाद फिर जैसे ही फॉर्म निकले तो फिर ही मेरी पक्की नौकरी दिल्ली सरकार में लग गई। उसके बाद मुझे मतलब कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि टीचर से बढ़िया कोई जॉब तो है नहीं। जी सर। 5-6 घंटे की नौकरी होती है और जो एसएससी में नौकरियां होती है उससे ज़्यादा पे स्केल की जॉब होती है ना। तो मुझे वो जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन 2010 के आसपास कोई जानकार था जिसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, और उससे थोड़ी सी जेलस फील हुआ मुझे भी, कि जलन जिसे कहते हैं वो चीज़ हुई। तो मुझे भी लगा कि अब ये काम मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने 2010 या 11 के आसपास मुखर्जी नगर में कोचिंग लेना स्टार्ट किया। उस समय मैं ट्यूशन पढ़ाता था, सारी चीज़ें करता था सरकारी स्कूल में। तो मेरी उस समय 1-1.5 लाख रुपए कमाई थी। तो मैंने वो सारा बंद करके सिर्फ स्कूल रखा, और मैं दृष्टि करके कोचिंग सेंटर था विकास सर का जी। उनका शायद पहला ही बैच था। तो 15,000 रुपये में यूपीएससी की उन्होंने तैयारी शुरू कराई थी। तो जब मैं पढ़ने लगा तो उसमें एक डी कुमार सर करके थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। वो अच्छा पढ़ाते थे, उनका बहुत अच्छा समझ में आता था। विकास सर पढ़ाते थे, उनका बहुत अच्छा समझ में आता था। उनके यहाँ एक टीचर था संजीव श्रीवास्तव करके, वो बहुत बेकार ज्योग्राफी पढ़ाता था। उसने इतना मतलब वो कर दिया बोर मुझे पढ़ा के कि मेरा मन ही हट गया। तो मैं 4-5 महीने में मैं निकल गया वहाँ से। और मेरे अंदर शायद वो था भी नहीं, मतलब पेशेंस या स्टूडेंट लाइफ थे भी नहीं। जब एक स्टूडेंट पैसे कमाने लग जाता है ना, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, स्टूडेंट मर भी जाता है। तो मेरे अंदर वो स्टूडेंट मर भी गया था। तो उसके बाद मैंने वो जॉब मतलब वो कोचिंग छोड़ दी वहाँ पे। कोचिंग छोड़ने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं उस लाइफ में तो वापसी जाऊँगा नहीं, स्कूल वाली में और ट्यूशन वाली में। स्कूल तो मुझे रखना मजबूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी और कोई थी नहीं। और वो ट्यूशन वाला सारा मैं अपना स्ट्रक्चर बिगाड़ ही चुका था, और घर वालों की मर्जी के उस पर बिगाड़ चुका था। यानी घर वाले सारे विरोध में थे। मेरी वाइफ भी जो थी वो गवर्नमेंट जॉब में थी। जब मेरी शादी हुई तब भी वो गवर्नमेंट जॉब में थी और मैं बेरोजगार था। तो मैं वो सारी दुश्मनी लेके आया था तैयारी करने के लिए, लेकिन वो फिर मुझसे बना नहीं। तो मैं फिर ऐसे ही घूमता रहा इधर उधर मुखर्जी नगर में। पढ़ाना मुझे आता था, तो मुझे पता था कि मैं पढ़ा लूंगा और मैं इन बच्चों को भी पढ़ा लूंगा। तो उस समय एक क्रिस्टोफर सर थे, पहले उनके यहाँ एडमिशन लिया, मतलब डेमो लिया 3-4 दिन। पहले उनको सेट किया धीरे धीरे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वैसे वो बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, और ये वो तारीफ की। और फिर बोला सर, मैंने कहा मैं टीचर हूँ और मेरे को पढ़ाने का मौका दे दो। तो उन्होंने फिर मुझे पढ़ाने का मौका दिया। दोपहर में उनका 1 से 2 के बीच में टाइम रहता था खाली, तो बोले इस समय पढ़ा लो। तो मैंने वहाँ पे फिर पढ़ाना शुरू किया 20-25 बच्चों के साथ। जी सर। तभी मेरा इधर पैरामाउंट में उस समय एसएससी में एडवांस पोर्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, और हम स्कूलिंग में वही पढ़ाते थे। अर्थमेटिक मुझे आता नहीं था, परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन मुझे सच में नहीं आता था, क्योंकि इनका जो स्कूलिंग लाइफ में हम पढ़ाते थे वो अलग चीज़ थी, और यहाँ जो कॉम्पिटिशन में पढ़ाते थे वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। जैसे हम टाइम एंड वर्क ही करते हैं, तो स्कूल में हम क्या करते थे, टोटल वर्क को 1 यूनिट मानते थे। यहाँ हम टोटल वर्क को एलसीएम लेके करते हैं। तो अप्रोच वो वाली थी, लेकिन वो एडवांस स्टार्ट हुआ था। एसएससी ने एडवांस पूछना शुरू किया था,
उस समय जो टीचर थे वो एडवांस उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे या उनको कोई दिक्कत होगी, तो बस मुझे वहाँ से रास्ता मिल गया और फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाता रहा। फिर धीरे धीरे अर्थमेटिक भी सीख लिया, बच्चों ने सिखा दिया। तो सर आपको एसएससी में लेके जो अर्ली स्ट्रगल्स थे, क्योंकि आप ऑफलाइन तो पढ़ाते ही थे, तो आपको एसएससी के फील्ड में और क्या क्या स्ट्रगल थे इस टीचिंग में? यार सबसे बड़ा हमारे टाइम में जो स्ट्रगल था ना वो ये था कि हमें सीखने का मौका नहीं मिल रहा था, सीखने का मौका नहीं मिल रहा था। जैसे हमारे टाइम में सबसे बड़े टीचर जो थे हंसराज सर थे, ठीक है। अब उनसे अगर कुछ सीखना है तो उनकी क्लास में जाना होगा, उनकी क्लास में हम जा नहीं सकते थे। उसका कारण है कि हम उसी प्लेटफॉर्म पे पैरामाउंट में पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम खुद ही एक टीचर की क्लास में जाके बैठेंगे तो फिर बच्चे हमसे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि मुझे अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं आता था, मतलब सब चीज़ें आती थी लेकिन वो लॉन्ग मेथड से आती थी जो हम अपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ते थे, उससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं आता था। मिक्सचर एलिगेशन इनमें तो बड़ी दिक्कत होती थी, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी चीज़ों में बड़ी दिक्कत होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि तेरे जैसे भाई पकड़े 2-3 जी, उनकी फीस भरी और उनको बोला कि आप लोग जाओ इनके बैचेज में। तो वो लोग जाते थे, वो पढ़ते थे, वो आके फिर मुझे सिखाते थे कि सर ने ऐसे बताया, ये ट्रिक ऐसे है, ये ट्रिक ऐसे है। तो वो जो टाइम था ना, वो साल भर का जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि मैं जैसे ही क्लास में जाता था तो एडवांस में तो मैं बहुत अच्छा करा देता था, लेकिन जैसे अर्थमेटिक में आता था तो मतलब मैं बच्चे के चेहरे पे ना वो खुशी नहीं आती थी, वो चेहरा खिलता नहीं था बच्चे का, क्योंकि मैं उतना अच्छा पढ़ाता नहीं था। आज के टाइम में वो दिक्कत नहीं है। आज अगर मान लो अभिनय सर हो, कोई भी टीचर हो इस मार्केट में, अगर उन टीचर ने कुछ भी अच्छा पढ़ाया है तो मेरे पास बड़ा आसान है, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, उनकी वीडियो देख लूंगा। उस समय यूट्यूब भी नहीं होता था। यूट्यूब भी मेरे हिसाब से जो फेमस होना स्टार्ट हुआ 2015-16 के आसपास स्टार्ट हुआ। या मैं किसी के बैच में एडमिशन ले लूंगा और मैं उनसे कुछ अच्छी चीज़ें जो करा रहे होंगे वो सीख लूंगा और अपने बच्चों को सिखा दूंगा। तो वो टाइम वहाँ पे बहुत स्ट्रगलिंग था। बाकी वैसे छोटी मोटी मतलब चीज़ें स्ट्रगल चलता रहता है, वो अब शायद इतनी वैल्यू भी नहीं रखेगा। कभी सर आपको लगा हो पढ़ाते टाइम उन दिनों कभी सेल्फ डाउट हुआ हो कि मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, ऐसा कुछ? नहीं, जिस आदमी ने बचपन से एक ही काम किया हो तो उसको पढ़ाने में डाउट नहीं है। जी सर। मतलब मुझे ये पता था कि अगर मुझे, मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे साइंस भी पढ़ाना हो तो मैं 2-3 घंटे पढ़ूंगा और उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा, चाहे 1000 बच्चे भी हों तो उसमें कंटेंट उसको प्रोवाइड कर दूंगा। वो मुझे आता था पढ़ाना, तो इसलिए मुझे उसमें डाउट नहीं था कभी। तो सर उसके वहाँ से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो एक आपने जैसे बताया कि एक लो बैकग्राउंड से और वहाँ तक आपने सफ़र तय किया, तो आपकी जो सक्सेस फेज की जो लाइफ थी और वहाँ से यहाँ तक आप उसको कैसे देखते हैं? यार मेरे साथ क्या हुआ ना कि मतलब मैं खुद इतना, मतलब मेरे कामों की वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिली, बल्कि मुझे मेरे सपोर्ट करने वालों की वजह से सक्सेस मिली। जैसे एक एसएससी ट्यूब करके उस समय एक बहुत वो चलता था, टेसरी चलती थी, प्रखर करके एक बच्चा था, तो वो शायद गवर्नमेंट में अभी सिलेक्टेड भी है। वो बच्चा क्या था, बहुत ब्रिलियंट था टेक्नोलॉजी वाइज। तो उसने मुझे उस समय बहुत सारी टेक्निकल हेल्प बताई, जैसे मेरी 7300 की किताबें वगैरह आती थी, उसमें उसने वीडियो सॉल्यूशन वगैरह का इस तरीके की चीज़ें बताई। तो 2-3 साल की जो जर्नी थी ना, वो उसके आइडियाज़ के आधार पे मैं आगे बढ़ता चला गया, यानी उसकी मदद से मैं आगे निकलता चला गया। फिर एक वक्त आया जब मुझे एक गौरव सर करके थे केडी कैंपस में, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया। तो 2-3 साल में मैं मेहनत तो कर ही रहा था, मुझे मेहनत करनी तो आती थी, लेकिन आपकी उंगली पकड़ के ना रास्ता दिखा दे वो उसने कर दिया। उसका 2016 के आसपास ये जो कंपनी है कैरियरविल, इसमें एक जिसकी ओरिजिनल कंपनी है पवन करके, तो वो आ गया मेरे पास और वो मेरी क्लास में जो स्टूडेंट थी उसने एंट्री की। तो जब वो स्टूडेंट एंट्री की तो जब वो टीचर से बात करने के लिए स्टूडेंट अपना खास बनाता है ना, तो पहले वो तारीफ करता है, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, फलाना पढ़ाते हो। लेकिन हम क्या है कि रोज ये काम देखते हैं तो हम थोड़ी नजर से पढ़ लेते हैं कि तारीफ कर रहा है कि इसकी कुछ उम्मीद है। फिर उससे बात की तो उसने बोला सर मेरा एक ऐसा आइडिया है और हम आगे आने वाले वक्त में ऑनलाइन ऐसे टीचिंग दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो फिर 2-3 साल उसने वो आइडियाज देते रहा कि मेरी जर्नी आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर जब नए लोग नहीं मिले तो फिर जैसे पुराने साथी थे, इन्होंने धोना स्टार्ट किया। जैसे सबसे शुरुआत किया विनय सर ने, जी सर, फिर गगन सर ने, फिर आदित्य सर ने। तो 2-2, 3-3 साल ये निकालते चले गए।
तो मतलब मेरी सक्सेस में जो राज है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का है जिन्होंने कभी तो उंगली पकड़ दी, कभी गर्दन पकड़ के ले गए उस रास्ते पे। तो इस तरह से मैं चढ़ा हूँ, मतलब मेरा खुद का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जी सर। तो सर आपका इतना लंबा टीचिंग कैरियर रहा है जिसमें आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, तो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं कि सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के साथ साथ जो मॉरल वैल्यूज देना हो, जो ऑफलाइन टीचिंग के टाइम पे ज़्यादा था, ऑनलाइन टीचिंग में आप चाह के भी उतना टाइम नहीं दे सकते बच्चों को, तो आप इन दोनों को कैसे मतलब डिफर करते हैं, इन दोनों में कैसे अंतर पैदा करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग? देखो यार, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दो डिफरेंस मेजर बताता हूँ। पहला डिफरेंस तो ये कि ऑनलाइन कोचिंग में टीचर के पास फ्रीडम होती है, और उस फ्रीडम के चक्कर में है ना, वो इतना ओवर कंटेंट दे रहा है कि बच्चे का सिलेक्शन ना हो। उसके पीछे का मुख्य कारण ये ओवर कंटेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके बड़े भाई बहन कभी पैरामाउंट में या केडी कैंपस में या इनमें पढ़े होंगे, तो हमें है ना कुल मिला के वहाँ पे 100 घंटे मिलते थे पढ़ाने को। मैथ को नीतू मैडम की गाइडलाइन में 100 घंटे मिलते थे, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 100 घंटे पढ़ा के ना हम बच्चे का सिलेक्शन करा देते थे, और 100 घंटे में उतनी सारी चीज़ें करा देते थे जो ज़रूरी हैं। इंग्लिश में आप जो मर्जी टीचर उठा लीजिए बड़े बड़े, इनको वहाँ पे मिलते थे 60 घंटे, और 60 घंटे में इतना बढ़िया पढ़ा देते थे कि 60 घंटे में बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। आज के टाइम में इंग्लिश के टीचर का ही सिलेबस 250 घंटे का हो रहा है, मैथ के टीचर का ही सिलेबस 600 घंटे का हो रहा है। जबकि सच बात यह है कि मैथ में अगर प्रीलिम्स में 25 सवाल आ रहे हैं, और एक बच्चा 25 में 25 सवाल कर दे रहा है, और एक बच्चा 25 में 24 सवाल कर दे रहा है, लेकिन 25 में 25 सवाल सोल्व करने के लिए उसने 600 घंटे पढ़ा है, और 25 में 24 सवाल सही करने के लिए उसने 200 घंटे पढ़ा है, तो मेरी नज़र में वो 25 में 24 नंबर लाने वाला ज़्यादा बेटर वैल्यू रखता है। तो एक तो ऑनलाइन का नुकसान ये रहा कि इसमें ओवर कंटेंट टीचर की देना मजबूरी हो गई। कैसे मजबूरी हो गई कि मान लीजिए मैं मैथ का टीचर हूँ, आप भी मैथ के टीचर हैं। जी सर। मैंने कोई अपनी तरफ से टाइप बनाई और वो यूट्यूब पे पढ़ा दी। अब आप भी बच्चों को पढ़ा रहे, अगर आप उस टाइप को नहीं पढ़ाएंगे ना, तो बच्चा आपको खा जाएगा। अरे सर आप अपडेटेड नहीं है, जी सर, आप ये नहीं पढ़ा रहे हो। जबकि मैं भी जानता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आराम से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप उस एक सवाल के लिए ना 400 घंटे फालतू मत लगाइए। 25 में 25 इसी 200 घंटे से भी आ रहे हैं बच्चे के, ठीक है। तो पहली कमी हुआ है जो ऑनलाइन की कमी है। दूसरी कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो ये है, जिसकी आप लोगों ने भरपाई की है, पंडित वालों ने जिस मामले में मतलब बहुत अच्छा काम किया है। ऑफलाइन जब हम पढ़ाते थे ना, या जब आप लोग के सीनियर कभी पढ़ते होंगे, तो ऑफलाइन में हर वक्त एक कंपटीशन का फील होता था। जी सर। जब आप क्लास में 300 बच्चे बैठे हैं ना, और उसमें से 30 ही बच्चे सवालों का जवाब दे रहे थे, तो बाकी 170 बच्चे जो थे ना, वो अपने आप में मोटिवेट होते थे बिना किसी रीलों के, कि जब ये जवाब दे रहे हैं तो हमें भी जवाब देना उस चीज के लिए। लेकिन ऑनलाइन में वो दिक्कत आई है। ऑनलाइन में बच्चा उस कंपटीशन को फील नहीं करता, और जब तक वो फील करता है तब तक उसको बहुत वक्त लग चुका होता है। फिर क्या होता है कि जब वो 3-4 महीने बाद जब वो फील करने लगेगा, तब तक उसकी रेगुलरिटी ब्रेक हो जाएगी, मतलब रेगुलर पढ़ाई में नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। आपने बच्चे को वो गैप भरने का काम किया जो ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में वो गैप बड़ा हो गया था। और वैसे भी इस दुनिया में आज के समय में वही चीजें हिट हैं जो किसी गैप को भर रही है। तो पंडित ग्रुप इसीलिए हिट है क्योंकि उसने उस गैप को भर दिया, बच्चे को एक्चुअल फीड दे दिया जो उसको चाहिए। तो ऑनलाइन में ये नुकसान है। ऑफलाइन में जैसे 100 बच्चे अगर पढ़ने आ रहे हैं तो उसमें से 70 बच्चे कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई को। अच्छी चीज ये है कि ऑफलाइन बहुत डिफिकल्ट था इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑनलाइन बहुत आसान है पैसे के हिसाब से। तो उस लिहाज से ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन ऑफलाइन में और ऑनलाइन में मैंने जो कंपैरिजन बताया कि ये दिक्कतें रहेगी। एक चीज ये भी है कि जब ऑफलाइन में कोई टीचर पढ़ाता था ना, देखिए कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो उसका एक रिदम होता है। जी सर। वो जो चीज वो परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा रहा होता है ना, उसमें अगर उसने 80% चीज परसेंटेज की पढ़ाई और 20% रोक दी उसकी, तो उसे पता है कि मुझे ये 20% कहाँ यूज करानी है ना। ऑफलाइन में क्या रहता था कि बच्चा बंधा हुआ रहता था, वो मुझसे पढ़ रहा है तो केवल मुझसे ही पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो 30,000 रुपए एक बार मुझे दे दे, उसके बाद 30,000 किसी दूसरे टीचर को दे दे। ऑनलाइन में यही दिक्कत है, वो एक टीचर पे बंधा हुआ नहीं है। एक टीचर के पास अगर वो बंधा रहे ना, मैंने पता नहीं कितने ऐसे बच्चे देखे हैं। अभी एक बच्चा था, मैं उसकी इंसिडेंट भी आपको बताता हूँ। अंकित, क्या नाम था मोहित उसका? अजय तहलान। हाँ, अजय तहलान।
अब एक बच्चा है जिसकी सीपीयू में रैंक 26 आई, अजय तेलान उसका नाम है। आप इस इंसिडेंट से ना समझ पाएंगे और बच्चे भी समझ पाएंगे एग्जैक्टली गलती कहाँ कर रहे हैं। अजय तेलान नजफगढ़ में डिचाऊकला गांव का बहुत शैतान बच्चा था। 12वीं क्लास उसने किसी तरीके से रो पीट के पास कर ली 50% नंबर के आसपास। उसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट की। ग्रेजुएशन के टाइम पे कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो वो ऑनलाइन पेपर हुए। ऑनलाइन पेपर में इधर गूगल खुला होता था, इधर अपने वो आंसर भर रहे होते थे। तो मतलब बिना पढ़े उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली। जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद घर में एक दबाव आया कि भाई अब कोई नौकरी वोकरी करो। उन्होंने क्या किया कि वो एक प्राइवेट नौकरी करने लगे और नौकरी करने लगे गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की। उसने मुझे बताया कि सर 24 घंटे की शिफ्ट रहती थी। 24 घंटे मैं नौकरी कर रहा हूँ गार्ड की एक गेट पे, 24 घंटे आप कर रहे हैं। तो आप जब मैं 24 घंटे कर लूंगा तो आपको 24 घंटे रेस्ट। इस तरह से बोला हम काम करते रहे। तो बोला मैं पूरी तरीके से ना परेशान हो गया। तो एक दिन रात को बस से जब मैं आ रहा था तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि यार ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे तैयारी करनी है सरकारी नौकरी की। कहता उस दिन मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पे देखा, उसके बाद आपकी वीडियो मिली तो मैंने पढ़ना शुरू किया। कहता सर मेरे पे एक पैसे का कोई दबाव नहीं आया, ना मैं मानसिक रूप से कोई उसमें दिक्कत आई, ना मुझे रिस्क ऑफ फेल्योर नजर आया, ना मुझे कुछ और नजर आया। और मात्र 8 महीने की तैयारी में उसकी सीपीओ रैंक 26 आई है और ये जीता जागता उदाहरण है। लेकिन उसकी 8 महीने में 26 रैंक आई, उसके पीछे का एक ही कारण था। वो बच्चा एक सिंगल टाइम भी उसके बाद है ना किसी दूसरी जगह नहीं भटका। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो टीचर की ट्रोलिंग बहुत हो रही है। जी सर। ऑफलाइन में टीचर की रेस्पेक्ट बहुत बड़े लेवल पर ज्यादा थी। हाँ, उसके पीछे का कारण यही है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कोई चीज पढ़ाने लग रहा हूं तो मुझे ऑफलाइन क्लासेस में पता है या अपने बैच में पता है कि मुझे इस जगह कितनी चीज बच्चे को डिलीवर करना और इसमें से कितना हिस्सा रखना है जो अगले हिस्से में अगली क्लास में बताना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ 70% चीज बताई इस क्लास में और 30% चीज मुझे पता है, मुझे क्या इस टाइप को मैं बाद में कराऊंगा कनेक्ट करा के वहां पे। अब वही चीज अगर उसे यूट्यूब में मिल गई तो वो क्या समझ रहा है ये चीज मेरे टीचर ने नहीं कराई, या कोई रील देख लेता है किसी क्वेश्चंस की। जैसे उसी के साथ एक बच्चा था, जब ये बच्चा इंटरव्यू देना है तो 867 के आसपास उस दूसरे बच्चे की रैंक थी, सीआईएसएफ में मिला उसे, सब इंस्पेक्टर। उसने कहा कि सर मेरे साथ क्या गलती हुई कि जब पेपर ये जब एनालिसिस होता है ना, जैसे दिल्ली पुलिस का 15 तारीख को पेपर है तो 15 तारीख को एनालिसिस लोगों ने कर दिया। तो कहता है मैं सब कुछ पढ़ा हूं आपसे, लेकिन उस दिन एनालिसिस की वीडियो मैंने किसी दूसरे टीचर की देख ली, उसने किसी एक डिफरेंट ही मेथड से क्वेश्चन ब्रेक कर दिया। लेकिन बोला सेम वैसा ही क्वेश्चन एक डिफरेंट लैंग्वेज से मेरे पेपर में आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा उस कॉन्सेप्ट से टूटा ही नहीं। तो यूट्यूब जो होता है ना, यूट्यूब इस बात की गारंटी नहीं लेता कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हर क्वेश्चन ब्रेक होगा। जी सर। यूट्यूब बेसिकली आपको पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहा है। मुझे कुल मिला के आपको अट्रैक्ट करना है किसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देके, ठीक है। मुझे उस बात की जवाबदेही नहीं है कि उस ट्रिक से उसी के जैसे दूसरे सवाल नहीं निकलेंगे, या उसी में अगर डाटा घुमा दे तो नहीं निकलेगा, या वो वही डाटा घुमा दे तो जो मेथड बताया वो लेंथी हो जाएगा। अब बच्चा क्या होता है कि उसी चीज में टीचर को ट्रोल करना स्टार्ट करता है, और बच्चे की चूंकि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती, उसको यूट्यूब पे गाली तो लिखनी है या एक कमेंट ही तो करना भद्दा सा। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आज के टाइम में टीचर्स की ट्रोलिंग भी हो रही है, कहीं ना कहीं टीचर्स की रिस्पेक्ट भी खत्म होती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन का। लेकिन इसमें भी ऑनलाइन एजुकेशन अपने आप देखिए बदलते वक्त के साथ आपको बदलना होगा। जी सर। अगर आज वक्त आ गया है ऑनलाइन का तो आपको ऑनलाइन बदलना होगा अपने आप को, चीजों को। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि इस ऑनलाइन में बढ़िया चीजें क्या है जो हमें पकड़नी है, उसका इस्तेमाल करना है, जो बेकार चीजें उसको छोड़ देना। जैसे आज के टाइम में अगर हम फोन ना रखें तो हमें दिक्कत है। जी सर। है ना, आज बढ़ते जिस समाज में हमें पेटीएम भी करना है किसी जगह पे जाके, या फोन पे करना है, या घर से कोई इमरजेंसी हो जाए बात भी करनी है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो फोन हमारे लिए घातक ना बन जाए। हमारे फोन में यूट्यूब के अलावा और कोई चीजें ना हो, फेसबुक ना हो, इंस्टाग्राम ना हो, कोई इधर उधर की गलत चीजें ना हो। तो हमें देखना है कि उसका लिमिटेड यूज कैसे करें, यानी एक लिमिट की समझ में आए कि इस लिमिट से ऊपर हमें नहीं भागना चाहिए। तो आज के समय में जो टीचर ट्रोल भी हो रहा है उसके पीछे का कारण भी यही है। और एक चीज और भी है ऑनलाइन में जो बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए मुझसे पढ़ने लग रहे हैं, आपने मेरे पेड बैचेज में एडमिशन भी ले लिया, आप मुझसे परसेंटेज चैप्टर से मैंने पढ़ाना शुरू किया, आपने आराम से उसको पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया। लेकिन जैसे ही आप पढ़ रहे थे तो आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, और वीडियो देख ली टॉपर्स बच्चे की, उसने अपनी तरीके से गाइड दे दिया, आपको गाइड कर दिया कि जी मैं तो फलाना टीचर से पढ़ा हूँ।
तो बहुत बच्चों के साथ क्या दिक्कत होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज के ऊपर, और उस इन्फ्लुएंस में आप जो यहाँ सब कुछ आपको समझ आ रहा था, उस बच्चे का IQ लेवल डिफरेंट होगा, है ना। हो सकता है वो बहुत तेज हो सकता है वो बहुत धीरे हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने मुझे प्रीफर किया है मैं हर बच्चे के लिए परफेक्ट टीचर हूं। तो वहां क्या होता है कि बच्चा उस चीज में चेंज कर लेता है तुरंत की तुरंत। दूसरा, एक बच्चा है, मान लीजिए मुझसे उसने पूरा मैथ पढ़ लिया, उसको बढ़िया से समझ में भी आ रहा है, उसके मॉक में नंबर भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे एक इवेंट बना और उस इवेंट में उस बच्चे को कहा गया कि सारे सवाल इसी क्लास से आएंगे जो मैं पेड बैचेस लेके आ रहा हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्ड को भी 10 बार बोल दिया, अपडेटेड वर्ड को भी 10 बार बोल दिया। उससे क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में एक अलग तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मतलब आप मान लीजिए वो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है और उसका अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है यार 1500 रुपये तो देने, कहीं मैं ऐसा ना हो कि इन्होंने अपडेटेड ना पढ़ाया मैं इनके पास जाके अपडेटेड पढ़ लूं, वो उसके चक्कर में वहां जाएगा। अच्छा, वही उसका राइट टाइम था कि यहां उसका अच्छा से समझ में आ रहा था, अब उसको वक्त देना था प्रैक्टिस पे, बढ़िया से मेहनत करता तो यहां वो 100% स्कोर की तरफ जाता। लेकिन उस इन्फ्लुएंस की वजह से, उस बड़े बड़े इवेंट की वजह से, बड़े बड़े लॉन्चिंग की वजह से वो बच्चा इन्फ्लुएंस और वो वहां चला गया। अच्छा, वहां जाके जिनसे भी वो पढ़ेगा वो भी शुरुआत से ही पढ़ाएंगे, ऐसा है नहीं वो सीधा सीधा हवा में उड़ाएंगे जी। वो भी चलाएंगे, और वो तो 2 साल पढ़ाएंगे मैथ को, साल भर पढ़ाएंगे। तो जो टाइम उसका प्रैक्टिस का था वो टाइम वहां पे फिर से वही चीज पढ़ने लग रहा है, और 6-8 महीने में जब उसको पता चलेगा कि उसका कट गया, तब उसके पास वापसी का भी रास्ता नहीं होगा। और इसके बीच में कहानी कहां बिगड़ेगी, आज के टाइम में जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलता हूं कि मैथ किसी बच्चे का सिलेक्शन करा नहीं रहा, मैथ बल्कि बच्चे का सिलेक्शन रोक रहा है। उसके पीछे का कारण यही है, आप एक टीचर से पढ़ लिए यार, आपको जरूरत ही नहीं है दूसरी जगह पैसे फूकने की, अपना टाइम लगाने की। आप उतना टाइम जीएस में देते तो आपका जीएस में स्कोर अच्छा होता, या आप इंग्लिश में टाइम देते इंग्लिश में स्कोर अच्छा होता। मैथ में आप जिस भी जगह पढ़ रहे हैं ना, उस जगह से आप इजीली अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी कमी है, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं जी, और मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपसे पढ़ रहा हूं, मैंने आपसे 4 महीने पढ़ लिया। 4 महीने पढ़ने के बाद मैंने दा पंडित का मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट में मान लेते हैं मैथ में 25 सवालों में मैं 18-20 ही सवाल कर पा रहा हूं, तो एक वीडियो आएगी यूट्यूब पे, एक रील आएगी कि आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आप मुझसे पढ़े होते या ये क्वेश्चन अगर आपको आते तो आप मॉक टेस्ट 25 में 25 फोड़ देते। बच्चे को उस समय ये नहीं महसूस होता कि मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अधूरी है जी। उसको ये लगता है कि उसको अपनी कमी दिखाई नहीं देती, उसको ये दिखाई देता है कि इस टीचर से पढ़ लूंगा तो मेरा मॉक टेस्ट और अच्छे होंगे, उससे पढ़ने के बाद उसके मॉक टेस्ट में और नंबर गिरेंगे। तो बेटर है कि अपने टाइम का एनालिसिस करें कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और एक बार डिसीजन लें ठीक से, समझदारी से, और उस डिसीजन पे टिके रहें। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मैं अपनी बैचेस के उदाहरण देता हूं। एक बच्चा था, CDS रैंक 1 आया था। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपने क्लास में कहा ना कि जैसे आप कोई सवाल पढ़ाने लग रहे हो टाइम एंड डिस्टेंस का, नोट्स लेके आया, तो आपने उसमें जैसे कहा कि अरे चोर भाग के कहां तक जाएगा, साला कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा, लो 2 घंटे पकड़े। कह रहा मैंने वो डायलॉग तक भी लिखा है सर उस क्लास में। तो जब आप एक चीज को ना शिद्दत से पहचानते हैं और एक चीज पे लगे रहते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होता है, बजाय भटकने के। हम कहते तो हैं आज रील बना के कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में ये वाला है कि वो उसका मन भटक रहा है, टॉपर्स की कंट्रोवर्सी में चला जा रहा है, टॉपर्स की व्यूज पे चला जा रहा है। सच बात तो ये कि बहुत टॉपर ऐसे हैं कि वो सोच के आते हैं कि मुझे क्या जवाब देना है बच्चे का, वो खुद भी कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसिंग सोच के आते हैं। जैसे आज के टाइम में आप पॉडकास्ट देखते होंगे तो बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत लोग आते हैं और वो अपनी गरीबी को ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि वो उतने गरीबी रहे भी नहीं है। जैसे शाहरुख खान है, वो इतना गरीब रहा ही नहीं, उसके फादर ने संसद का चुनाव लड़ा था जी सर, लेकिन उसकी गरीबी को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। तो हर गरीब आदमी को लगता है कि मैं भी ये कर लूंगा। तो कहने का मतलब थोड़ा वाइज डिसीजन लेने की जरूरत है। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी वर्षों की गुरु शिष्य परंपरा रही है, आपने जैसे गुरु और शिष्य के बीच के बॉन्ड की बात की, तो आपका ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक आना, इतने लंबे जो आपका करियर रहा है, उसमें कोई एक ऐसा शिष्य रहा हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? आप किसी एक शिष्य को अगर आप याद करना चाहें। यार मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए और मैंने लगातार बताए भी। जैसे मैं एक बच्चे का बताता हूँ, विनय करके बताता हूँ। एक बच्चे का, विनय वो ऐसा बच्चा था जो मेरी हर क्लास में बैठता था और वो बहुत नालायक बच्चा था, उसको चीज़ें बहुत कम समझ में आती थी, लेकिन वो ऑफलाइन में हर क्लास में घुस जाता था।
और वो 2-2.5 साल उसने लगा दिए, लेकिन वो धीरे 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 बातें मेरी सुनता रहा। कई बार हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उसको कुछ गलत भी बोल देते थे कि यार तेरे दिमाग का टावर उड़ चुका है, तेरे बस की नहीं है सिलेक्शन लेना हो, लेकिन फिर भी लगा रहता था और अल्टीमेटली उस बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया। ऐसे ही एक बच्चा था, शायद बिलाल करके बच्चा था, वो बहुत गरीब परिवार से था, साइकिल से आता था, साइकिल पे पूरी सफेदी लगी रहती थी, मतलब निहायत ही जिसे स्ट्रगल कह सकते हैं। एक ऐसा स्ट्रगल जिसमें आदमी को अपनी रोटी भी खानी है, रोटी कमानी भी है, अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना है, और साथ के साथ उसे यह भी पता है कि मैं अगर इसी लाइफ में रहता रहा, इसी वे में जीता रहा, तो मेरा जीवन बहुत सुखद नहीं होगा। तो देखिए, अपनी रोटी के लाले पड़े हुए, भाई को भी पढ़ाना लिखाना, उसकी रोटी भी देखनी, और साथ के साथ ये भी सोचना कि मुझे कामयाब होना है, मुझे सिलेक्शन लेना, मुझे पढ़ना है। तो रात को सफेदी करना, दिन में आना पढ़ना। तो ऐसे बच्चे की भी मैंने देखे जिन्होंने मतलब इस लेवल पे जाके एक्सट्रीम मेहनत की और सिलेक्शन लिए। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो पता नहीं कितने ऐसे बैचेज हमने देखे हैं जहाँ पे जो पीएन रहता था वो क्लास में बैठा रहता था। 1-2 बार मुझे किसी ने बताया कि सर ये पीएन आपकी क्लास में बैठा रहता है। तो मैंने पूछा भाई तू क्लास में कैसे बैठा? बोला सर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों ने सिलेक्शन लिया। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी है, शायद एक इमरान करके एक लड़का था, मैं बत्रा में पढ़ाता था, उसको 3-3.5 साल हो गए थे तैयारी करते, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो हर क्लास में से एक डायरी लाता था और एक पेन लेके आता था, सिंपल, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, और हर क्लास में बैठना। सारे टीचर्स की उसने क्लासें ले ली जितने ऑफलाइन में पढ़ाते थे। टीचर बता रहा जल्दी से आंसर दे दिया, टीचर बता रहा जल्दी से आंसर दे दिया। मेरी क्लास में पढ़ा, उसके बाद आपकी में चला गया, फिर इसकी में चला गया, फिर मेरी में आ गया घूम के। वो पूरे दिन यही काम करता रहता था, खुद से तैयारी करता ही नहीं था, बस टीचरों की क्लास में पढ़ता रहा। उसको 3.5-4 साल हो गए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब वो मेरे पास आया, तब उसने कहा, मतलब बिल्कुल टूटने के बाद, कि सर मैं समझ नहीं पाया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने उसको समझाया तेरे अंदर स्टूडेंट ही नहीं है, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन 10 टीचरों से पढ़ के थोड़ी होना है, सिलेक्शन एक टीचर से मन करके पढ़ के और उसको फिर अपनी प्रैक्टिस में डाल के तब होना है। तो हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बहुत सारे विंग में मतलब फ्रस्ट्रेट होके चले गए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे जो बहुत मेहनत करके सिलेक्शन भी ले गए। तो बहुत बहुत एग्जाम्पल है। जी सर। तो अगर जब आप 17-18 साल के थे और इतने लंबे कैरियर के बाद आज आप राकेश यादव सर हैं, और कभी आप 17-18 साल के थे, तो आज अगर आप आज के पर्सपेक्टिव से उन 17-18 साल के जब राकेश यादव सर थे, कोई एक मैसेज देना चाहें या कोई एक ऐसी चीज जो आप बदलना चाहें, तो क्या हो सकती है? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक तो अपनी कॉलेज लाइफ भी मतलब बंद करूंगा, दोबारा से उसको लाइफ को जीऊंगा। जो मैंने आस्की की उसी आस्की को मैं दोबारा करूंगा, लेकिन आज वाली समझ के साथ करूंगा कि मुझे ये भी देखना है कि मेरा कैरियर पहले है और मेरी आस्की मेरी एक मतलब साइड का प्रोडक्ट है। अगर मैं कामयाब हुआ तो मैं उसमें भी कामयाब हो पाऊंगा, क्योंकि वो एक उम्र है, तो उस उम्र में वो चीजें तो स्वाभाविक है, जो हम करते हैं सभी करते हैं। दूसरा, मैं एक काम और करूंगा, जब अगर मुझे बदलना पड़े वो सारा टाइम, कि जो मैंने पैरामाउंट में पढ़ाया था, तो उस समय कहीं ना कहीं मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं दिन में 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाता रहा। अगर मुझे आज वो दोबारा मौका मिले आज की समझ के हिसाब से जी, तो मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ाऊंगा और 10 घंटे खुद पढ़ूंगा, तब वो 1 घंटे पढ़ाऊंगा। क्योंकि कई बार है ना, आप 13 घंटे मेहनत करके भी वो अचीवमेंट नहीं ला सकते जो 10 घंटे मेहनत करके 1 घंटे डिलीवर करके ला सकते हैं। तो मुझे वो चीज अब समझ में आई है कि आप कम पढ़ाइए वो चलेगा, लेकिन जो कम पढ़ाए उसके पीछे वैल्यू पूरी डालिए उसमें। तो बहुत सारी चीजें जो मैं बदलूंगा, बहुत सारी मुझसे भी गलतियां हुई हैं मेरी लाइफ में जो मैं बदलूंगा, और कुछ को मैं कोशिश भी करता हूं कि किसी तरीके से पे बैक किया जा सके। तो बहुत बहुत चीजें, जब आदमी जीता है तो उससे बहुत गलतियां होती है, बचपन में तो हजारों गलतियां होती है। और मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो चीज बोलूं ना उसके पीछे मैं ईमानदार रहूं, और मैं जो बोलूं वो मैं खुद कर सकूं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस 45 साल की उम्र में कि तुम जो मर्जी चाहो आग लगा दो, तुम आज मेहनत करना चाहो तो तुम ये बन सको, मैं खुद तो पहले अपने शरीर को ठीक करूं, मैं पहले खुद तो कुछ बनूं, तो मैं पहले कोई चीज खुद आजमाता हूं। मैं अगर उस चीज को कर पाता हूं तो ही मैं बच्चों को वो मोटिवेशन देता हूं, अदरवाइज मैं नहीं देता। जी सर एसएससी के फील्ड में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो उनके मार्क्स को लेके बड़ी इशू रहता है कि उनका जैसे प्री में
50 मार्क्स का रहता है हमारा, तो कुछ लोग 30 से 35 के बीच स्टक हो गए हैं या कुछ 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें बेसिक्स पर ही स्टिक रहना चाहिए या उसमें शॉर्ट ट्रिक्स में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए? तो बेसिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के बीच में किस तरीके का मेल जोल रहना चाहिए जिससे वो अपने मार्क्स को सुधार सकें? देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक बच्चा था, अभी मैं यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हुआ इस बार 2024 वाले में, तो उसका 2023 में सीसेट क्लियर नहीं हुआ और वो इंजीनियर था। आप सोचिए, जिसका मैथ बैकग्राउंड हो और सीसेट में जहाँ 40 सवाल आते हैं मैथ के, 18 सवाल रीजनिंग के आगे, बाकी 27-28 सवाल आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आगे, जिस 80 में से सिर्फ 27 सवाल ठीक कर दे तो सिलेक्शन हो जाए जी। लेकिन वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो बच्चा था वो भी उस सीसेट को क्लियर नहीं कर पाया। उसके कारण यही था कि उसको लगा मैं मैथ बैकग्राउंड का मैं कर लूंगा। हमें ये समझना होगा कि आज के टाइम में जो कंपटीशन आ रहा है ना, उस कंपटीशन में कोई 11th-12th की चीजें नहीं आ रही है, वही 6, 7, 8, 9, 10th की ही बेसिक चीजें आने लग रही है। तरीका यही है, एक बार तसल्ली से 3 से 4 महीने का टाइम लीजिए। कब पढ़िए, इतना भी मत पढ़िए कि 600, 700, 800 घंटे का मैथ आप चलाते चले जाएं और 10 टीचरों से पढ़ें। एक टीचर पकड़ लीजिए जो 200-250 घंटे में आपका मैथ आप इजिली खत्म करा दे। सबसे पहला काम यह कि 2 से 3 महीने 4 महीने टाइम लगा के केवल मैथ को कंप्लीट कर लीजिए। एक गलती बच्चा और भी कर रहा है कि एक साथ चारों सब्जेक्ट की कोचिंग लेता, वो नहीं करनी चाहिए। मुझे जो लगता है कि मैथ और एक सब्जेक्ट और चुन ले और दोनों को 2-3 महीने तैयार कर ले। जैसे ही उस बच्चे का अरिथमेटिक खत्म होता है, अरिथमेटिक लगभग 1.5 से 2 महीने में खत्म हो जाता है, तो अरिथमेटिक खत्म करने के बाद फिर उसकी एक समझ तैयार हो जाती है। अब बच्चों का एक और इश्यू होता है कि पेपर टाइम पे सोल्व नहीं कर पाते। उसके पीछे का भी कारण क्या है? जैसे आप मुझे कोई भी सवाल देंगे तो मैं उसे जल्दी से सोल्व कर लूंगा। उसके पीछे कारण क्या है कि मैंने उस सवाल को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की हुई है। जी सर। मैंने उस सवाल को एक्स मान के भी सोल्व किया हुआ है, मैंने उस सवाल को क्लास में जिस तरीके से टीचर ने बताया उस तरीके से भी किया हुआ है, और मैंने ही उस सवाल पे 20 मिनट वेस्ट करके एक नया यूनिक मेथड निकाल के भी सोल्व किया हुआ है। हमारे साथ क्या इश्यू है कि हमें हर सवाल पे ना, पहले हमें 3-1 महीने अपना कोर्स खत्म करना होगा, उसके बाद हर सवाल की जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर सवाल पे टाइम देना होगा। दोनों, तीनों, चारों, जो मेथड आपसे हो सकते हैं वो सारे मेथड आप अप्लाई करिए। देखिए, मैं आपको एक एक्चुअल एग्जांपल समझाता हूं जो टीचर कर रहे हैं और जो बच्चे गलत भ्रमित हो रहे हैं। मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। जी सर। मान लीजिए मुझे एसएससी सीजीएल के टॉप 20 क्वेश्चन कराने प्रॉफिट एंड लॉस के। मैं उन 20 क्वेश्चन को क्या करूंगा, पहले अपनी टीम के साथ बैठ के खुद सोल्व करूंगा। मुझे पता होगा कि सवाल नंबर 5 में डिजिटल सम लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। जी सर। है ना? अब बच्चे को ये पता नहीं है कि टीचर को ये पहले से पता है कि सवाल नंबर 5 में डिजिटल सम नहीं लगेगा क्योंकि 2 ऑप्शन डिजिटल सम से हैं। तो मैं पढ़ाते हुए डिजिटल सम उस सवाल में लगाऊंगा ही नहीं। मैं कहूंगा अरे बेवकूफ हो, तुम इसमें डिविजिबिलिटी नहीं लगा सकते थे, तुम इसमें डेसिमल नहीं लगा सकते थे। जबकि चौथे क्वेश्चन में मैं ये कहूंगा अरे पागलो, इसमें डिजिटल सम लगाओ, सोल्व हो जाएगा। इसलिए क्योंकि टीचर ने वो पहले कर लिया, इसलिए वो आके ज्ञान दे रहा है इस चीज का। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तब आपको ये नहीं पता रहेगा कि इस सवाल में डिजिटल सम अप्लाई होगा कि नहीं होगा। जी सर। तो बेटर तरीका क्या होगा उसको कि हर सवाल में आपके पास जितने भी अप्रोचेज हैं, आप उन सारी अप्रोचेज को एक बार अप्लाई करिए। धीरे धीरे फिर आपके अंदर वो सेंस डेवलप होगा कि यार हमें डिजिटल सम चेक करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो एक चीज है जिसकी वजह से आज के समय में बच्चा अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और आने वाले वक्त में इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा होगी। जैसे सीपीओ में हो गया, अब सेक्शनल टाइम आ गया, आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है, वहां बच्चा फंसेगा। और आने वाले वक्त में, मतलब ये मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि एसएससी आने वाले वक्त में कभी भी मेरिट को बहुत ऊपर नहीं लेके जाएगा, मेरिट को उसे नीचे रखना है। पेपर का लेवल भी बहुत एक्सट्रीम नहीं जाएगा, जो मॉडरेट चल रहा है वैसा ही लेवल रहेगा, लेकिन मेरिट को नीचे रखने के लिए बाकी चीजों में भी कहीं ना कहीं वो सेक्शनल चीजें डालेगा, सेक्शनल टाइम डालेगा। यानी मैथ के लिए आपको 15 मिनट का टाइम देगा आने वाले वक्त में, तो 15 मिनट में 25 सवाल करने ना थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा। जी सर। तो वहां जरूरी है कि बच्चे को हर सवाल पे हर अप्रोच से काम करना और सवाल के सॉल्यूशन को कम देखना, खुद से उसको थोड़ा सा ट्राई करना। तभी मैंने कहा शुरुआत के 2-3 महीने दीजिए। जी सर। हम लोगों का मैथ इतना अच्छा इसलिए भी हो गया क्योंकि जब हम पढ़ते थे खुद, तो हमारे पास कोई हेल्प बुक नहीं होती थी, तो उसके सॉल्यूशन तक चाहे हम आधा घंटा लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, पहुंचना हमें ही अपने तरीकों से था। और जब हम खुद कर करके उस सवाल पे पहुंचते हैं तो हम खुद ब खुद बहुत अच्छे मेथड डेवलप कर लेते हैं।
और मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ, मैंने पता नहीं कितनी बार ऐसा पढ़ते हुए देखा है, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है, मेरे पास मैथ के 8-10 लड़के हैं जो मेरे साथ काम करते हैं मेरी टीम में, हम हर क्वेश्चन को लगभग पहले डिस्कस कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ना ही जाने क्या होता है, जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ ना और जैसे हम सवाल लिखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 सेकंड में भी उस सवाल का आंसर तोड़ देते हैं, जबकि वो सवाल का डाटा हमने बनाया हुआ होता है, नया होता है, जी सर। लेकिन बच्चा ब्रेक कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वक्त पॉसिबिलिटी है उसको और बेटर करने की। हम इस गलतफहमी में ना रहे कि हमने जो निकाल दिया वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको बनाने के हैं। आप मेरा पॉइंट समझ पाए? जी सर। अब मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अभी क्या हुआ, आईबी का एक पेपर आया जी। तो आईबी के पेपर में क्वेश्चन था और मैं देख के हैरान रह गया कि सारे यूट्यूब पे माहौल बना दिया, सभी टीचर्स ने बना दिया, अब मुझे भी करना था वो। तो उसमें क्या था, 2 इक्वेशन थी और 2 इक्वेशन सोल्व करने के बाद लास्ट में पूछा था कि 7 पेन और 5 नोटबुक की कॉस्ट बताइए। और एक्चुअल में उस सवाल का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जा रहा था अगर सवाल उल्टा लिख दिया जाए कि 5 नोटबुक और 7 पेंसिल का। जी। सारे टीचरों ने उसको उल्टा लिख के तुरंत कर दिया। बच्चों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि जाके चेक कर लें कि एक्चुअल में आईबी में सवाल क्या था। भाई पीपीटी तो बनानी है बोर्ड पे, नीचे आईबी का टैग लगना है, यहाँ कौन सा आईबी से वेरीफाई कराना है कि इसमें अगर हम माइनर डाटा चेंज कर रहे हैं। तो बच्चे को यह समझना पड़ेगा कि टीचर जो कार्रवाई कर रहा है ना बोर्ड पे, उसके लिए वो सवाल पे टाइम दे रहा है। अगर उससे वो सवाल नहीं टूट रहा है ना तो सवाल ही तोड़ दे रहा दूसरा, वो सवाल में डाटा में फ्लक्चुएशन डाल देता है, ऑप्शन में फ्लक्चुएशन डाल देता है। तो आपको जब एक्चुअल फाइट करनी है ना वहां पे जाके, तो उसका एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप हर सवाल पे जितनी मैक्सिमम अप्रोचेज हो सकती है वो लगाइए। पूरे सप्ते में एक चैप्टर उठाइए, आखिरी के 2 दिन में, शनिवार रविवार में। पहले 5 दिन आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। जब आपका मैथ का आधा सिलेबस हो जाए, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 2 दिन बैठ के केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस को ही बढ़िया से तैयार करो और आप 100 ही सवाल लो और 2 दिन में वो 100 ही सवाल करो। हर सवाल पे निर्धारित करो कि मुझे 10-12 मिनट देने हैं। ये नहीं कि मुझे हर सवाल को 10 सेकंड में खत्म करना है। 10 सेकंड पे आप जो खत्म कर देंगे, पेपर में डाटा घूमेगा तो अगला सवाल 10 सेकंड में नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस सवाल पे 10 मिनट दे देंगे तो आप उसको बहुत सारे तरीकों से ब्रेक करना सीख लेंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है आसानी से किया जा सकता है। तो सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि सर आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में गर्ल्स के लिए एजुकेशन हो या जॉब हो बहुत डिफिकल्टीज हैं। तो ऐसी बहुत सी फैमिली हैं जिनमें गर्ल्स को बाउंडेड किया गया है कि आपको इतनी एज में शादी करनी है, और कुछ लड़कियां जो एसएससी के फील्ड में तैयारी कर भी रही हैं और उनका 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। तो आप ऐसी लड़कियों को या उनके पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे जिससे उन्हें अपने कैरियर को चुनने में और आने वाला जो जीवन है उसको बहुत अच्छे से बनाने के लिए थोड़ी आज़ादी तो मिले? क्योंकि जब तक लड़कियों को आज़ादी नहीं मिलेगी, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, तो देश की प्रगति में तो बिल्कुल दिक्कत आनी है। देखो, ये जो चीज़ है ना, ये हर चीज़ का जवाब देती है। मैं आपको कृष्ण जी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने गए तो उनको पता था कि बर्बरीक इतना बड़ा योद्धा है कि उसने कसम खाई हुई थी कि जो टीम हारती दिखेगी कौरव पांडवों में जी, वो उस टीम से लड़ेगा, और ये भी निर्धारित था कि वो जिस टीम से लड़ेगा वो जीतेगी और दूसरे वाले को हरा देगा। तो कृष्ण जी को ये पता था कि अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ गया तो ये पांडवों को खत्म कर देगा। समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने इसका समाधान निकाला, वो उसके पास गए, बातों में उलझाया, किसी ना किसी तरीके से उसको ब्रेक किया। उनको ये भी पता था कृष्ण जी को कि जो महारथी कर्ण है वो अर्जुन पे भारी पड़ेगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कर्ण को अपनी तरफ लाया जाए, पांडवों की तरफ, उसकी माता का नाम बता के, लेकिन कर्ण नहीं आया। अंत में उन्होंने क्या किया कि एक साइकोलॉजिकल दाव खेला। क्या दाव खेला कि उन्होंने कर्ण को कमजोर किया, उनकी माता का नाम बताकर, इमोशनल देख के और बहुत सारे चीजें बता के। कहने का मतलब क्या है कि हर समस्या का समाधान है जी। जब कर्ण जैसे महारथी ढाए जा सकते हैं, जब गुरु द्रोण जैसों को मारा जा सकता है, बर्बरीक जैसों को हटाया जा सकता है रास्ते से, तो मतलब हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दिक्कत क्या है बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ? अब तो फिर भी बहुत जमाना सुधर गया है और अब बराबर मौके मिल रहे हैं। खासकर हमारी पीढ़ी के जो बच्चे हैं, हमारे जैसे बच्चे, मेरी 2 बेटियां 1 बेटा है, तो मेरे यहाँ 2 बेटियों की वैल्यू बेटों के बराबर है, और बल्कि कहीं ना कहीं बेटों से ज्यादा भी हो रही है अब जी।
लेकिन थोड़ा और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो अभी भी इश्यू है। लड़कियों को एक काम करना चाहिए और वो काम ये कि खुल के बात करनी चाहिए। हम कई बार समस्या से दूर भागते रहते हैं, दूर भागने से समस्या और नजदीक आएगी और बड़ा विकराल रूप लेके आएगी। बेटर है कि राइट टाइम पे उसको क्लिक किया जाए। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा कि जब माँ बाप का विश्वास हमें मिलता है, 1 साल के लिए भी हमें दिया माँ बाप ने टाइम, तो हम उस 1 साल में अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, पूरी एफिशिएंसी लगा दें। हमारा भटकाव नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर 100 लड़के तैयारी करने आए और उन 100 लड़कों में से 1 लड़का भी सिलेक्शन हो गया तो अगले 1 लाख लड़के माँ बापों के लिए तैयार हैं। माँ बाप उन 1 लाख लड़कों को कोचिंग के लिए भेजेंगे। लेकिन अगर 100 लड़कियां तैयारी के लिए आई और उन 100 लड़कियों में से 10 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन 2 लड़कियों ने भी कोई गलत काम कर दिया, तो माँ बाप अगली 1000 लड़कियों को रोक देंगे पढ़ने के लिए। तो लड़कियों पे ज्यादा जिम्मेदारी है जी। जो वर्ग माइनॉरिटी होता है उसको हमेशा ही स्ट्रगल करना पड़ता है समाज में। लड़कियां भी स्ट्रगल कर रही हैं और अब लड़कियां बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि माँ बाप को कैसे कन्विंस करना है। और कई बार क्या होता है कि अगर हमें खुद पे विश्वास हो तो मुझे लगता है विरोध करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर एक लिमिट के बाद कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो हमें विरोध भी कर लेना चाहिए। बहुत लड़कियों के मेरे पास भी आते हैं मैसेज जब मैं सेमिनार में जाता हूँ कि मेरी शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या करूँ। तो अगर आपको खुद पे विश्वास है, और खुद पे विश्वास बच्चों को नहीं हो पाता, तो खुद पे विश्वास का एक ही तरीका है कि आपके पास 24 घंटे है। अगर उस 24 घंटे में आप मैक्सिमम टाइम अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरी तरह तैयार हैं। आपका आज नहीं तो कल होगा। आज वो वक्त खराब है तो कल वक्त सही आएगा। जी सर। तो सर, एसएससी के फील्ड में आपने जैसे बताया कि सिलेक्शन से पहले भी बहुत स्ट्रगल है और सिलेक्शन के बाद भी बहुत स्ट्रगल है, लेकिन हम ऑनलाइन में यूट्यूब पर देखते हैं कि रील्स के माध्यम से हो या शॉर्ट्स के माध्यम से, भिन्न यूट्यूबर्स के माध्यम से दिखाया जाता है कि सिलेक्शन के बाद लाइफ बहुत ईजी है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स दिखाए जाते हैं और वर्दी दिखाई जाती है जिसकी आप बार बार जिक्र भी करते हैं। तो लेकिन रियल लाइफ में जब वो ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद स्ट्रगल और भी ज़्यादा है। तो आप जो नए बच्चे जो एसएससी के फील्ड में आ रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो स्ट्रगल बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग उसको कैसे बैलेंस करें? नहीं, देखिए, कई बार तो क्या होता है कि जब आपकी नौकरी नहीं लगी होती तो वहाँ पे जो स्ट्रगल होता है वो रियल स्ट्रगल होता है, क्योंकि वहाँ आपको पैसा कमाना है, अपनी रोजी रोटी कमानी है। जब आप नौकरी लग जाते हैं तो उसके बाद का जो स्ट्रगल होता है वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक अवस्था की वजह से होता है। मान लीजिए आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हैं अपने ऊपर IRS को, वो महीने के 30 लाख रुपए कमा रहा है, तो वहाँ आप अपने आप को स्ट्रगल में ले आ रहे हैं, ठीक है। बात जब बेरोजगारी की, क्या आप बेरोजगार है और आपको एक सेफ जॉब कहीं ना कोई चाहिए जिसके थ्रू आपके आने वाले जीवन को सुखद किया जा सके, तो वो स्ट्रगल अलग हो गया। दूसरी चीज ये है कि दोनों ही जगह पे जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं माइंड से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप कंपटीशन को शायद थोड़ा फील कर रहे होंगे, बिजनेस वाले कंपटीशन को। जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, है ना, बहुत सारे ऐप हैं जो ये काम कराने लग रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इतना मेहनत करूं, इतना पागल होके लग जाऊं कि किसी के यहाँ एक बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं ऐसी मेंटेलिटी लेके बैठूंगा तो मैं बहुत जल्द अपने काम को भी बर्बाद कर दूंगा। जी। एक हमारे यहाँ कहावत हो जाती है कि आपको व्यस्त होना चाहिए लेकिन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। आज के समय में बच्चा कई बार उन सपनों में ना अपने आप को अस्त व्यस्त कर लेता है, वो नहीं होना चाहिए। और कहीं जैसे मैंने उस बच्चे को बोला, वो जो अमित अवस्थी जो नाम मैंने बताया 26वीं रैंक थी, उस बच्चे ने कहा कि मुझे ना तो रिस्क ऑफ फेल्योर आया कभी भी, ना मुझे कोई डिप्रेशन आया, ना मुझे कोई और दिक्कत हुई। मैं 8 महीने बस पढ़ता रहा और पढ़ने में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कई बार क्या होता है कि राह बहुत आसान होती है, हम उस पर वजन बहुत ज़्यादा नाप लेते हैं, बहुत सारी रीलों से बांध लेते हैं, और रीलें भी कहीं ना कहीं वो धंधा है आज के टाइम में, उस धंधे में हम भी शामिल हैं जी। और भी लोग शामिल हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहिए। जी सर। तो सर ऐसे बहुत से बच्चे हैं, जैसे आपका मैथ्स बहुत अच्छा था और हो सकता है कि ऐसे बहुत से बच्चे हों एसएससी के फील्ड में जिनका सिलेक्शन ना हो पा रहा हो और वो किसी न किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसे बच्चों को क्या गाइड करना देंगे या क्या रोड मैप होना चाहिए उनके सामने कि वो एक एज ए ट्यूटर या एज ए टीचर भी इस फील्ड में, एसएससी या किसी भी और फील्ड में अपने आप को एज ए प्रोफेशनल सेटअप कर सकें?
नहीं, मैं आज के टाइम में तो ये कहूँगा कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टीचिंग का फील्ड है, ये सबसे बेकार फील्ड है। मैंने पता नहीं कितने हज़ारों लड़के हैं जो मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ते थे, उनको मैंने टीचर बनाया और आज के टाइम में वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन अब मैं ये सलाह किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव का जो टाइम है, ये डूबता हुआ जहाज़ है। मैं इस जहाज़ में तब से तैर रहा हूँ जब इस जहाज़ ने चलना शुरू किया था एसएससी की फील्ड में, और इसमें जो लाइफ लाइन है वो बहुत लंबी नहीं है। मुझे लगता है 2028 के आसपास ये कोचिंग इंडस्ट्री, जैसे आज के टाइम में ऑफलाइन पूरी तरह कोलैप्स हुई है, ऑनलाइन पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। तो आप अपने लाइफ में टीचिंग को तो करियर मत बनाइए अभी, खासकर इस वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टीचिंग को करियर मत बनाइए। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर आपका शौक है पढ़ाने का, तो आप पहले खुद को साबित कर लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम लेके, कोई गवर्नमेंट सिलेक्शन ले लीजिए किसी पोस्ट पे, उसके बाद हमारे पास आ जाइए, जो वो शौक हम जरूर मिटाएंगे आपका। जी सर। हम ऐसा करते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए कि उनको मंच देते हैं कि आप पढ़ाइए, लेकिन आप टोटली इस पे बेस्ड करियर मत बनाइए। अब वो वक्त नहीं है कि इस पे बेस्ड करियर बनाया जाए। लेकिन सर, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर की तरफ जाना चाहे वो तो बेहतरीन है, तो आप उसके लिए क्या गाइड करना चाहेंगे? नहीं वो तो बेहतरीन है, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर आपका पैशन है जी, तो आप उस काम को जरूर करिए, टीचिंग को। और टीचिंग से बेटर तो कोई प्रोफेशन है नहीं। देखिए, आप जैसे क्लासेस में जाते हैं तो आपको जिंदा चेहरे देखने को मिलते हैं, और वो चेहरे देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती जी। आप 6, 7, 8 क्लास का बच्चा इतना सीरियस नहीं होता है, तो आप खुशनुमा चेहरों से बात करते हैं। आप नई एनर्जी के साथ जब काम करते हैं ना, तो नई एनर्जी आप में भी रिफ्लेक्ट होती है। मैं भी एज ए टीचर अब करता क्या हूँ कि जितने नए टीचर्स हैं मैं उनके साथ बात करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, क्योंकि नयों के साथ आपको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। दूसरा एक काम ये भी है कि हर आदमी यहाँ के लिए कमा रहा है। अगर आप यहाँ के लिए कमाने के साथ साथ ऊपर के लिए भी कमाना चाहते हैं तो टीचिंग उसके लिए बेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि उसमें अगर आप किसी को सही ज्ञान दे रहे हैं तो ना जाने उस ज्ञान की बदौलत कितनी पीढ़ियां आगे ऐसी होंगी जो उस ज्ञान के बदौलत बहुत आगे बढ़ पाएंगे। सर, जब कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता है तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या तो वो सफल होगा या फिर फेल। तो जो बच्चा सफल हो जाता है, क्या उसके सफल होने के बाद उसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है? और यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्या उसकी लाइफ यहीं ख़त्म हो जाती है, या फिर उसके पास और भी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को एक अच्छी नई दिशा दे सकता है? देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में ना स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होना। आज जब आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके साथ स्ट्रगल है, जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तब भी स्ट्रगल है। अगर ऐसा होता कि सिलेक्शन लेने के बाद स्ट्रगल खत्म हो जाता तो बहुत सारे बड़े बड़े आईएएस हैं जिन्होंने अपने जीवन को त्यागा है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपने जीवन को छोड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग है, और स्ट्रगल जो है वो आपके सिलेक्शन से बेस्ड नहीं है, स्ट्रगल आपकी मेंटल अवस्था पे बेस्ड है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जीवन में जो बहुत काम करते हैं लेकिन स्ट्रगल में नहीं होते, मतलब बिल्कुल काम रहते हैं, बिल्कुल शांत होकर काम करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक बच्चा अपने ऊपर दबाव इस वजह से भी मान लेता है कि उसको लगता है कि मेरा अगर एसएससी एमटीएस क्लियर नहीं हुआ तो मेरा जीवन बेकार हो गया, या मेरा सीजीएल इंस्पेक्टर नहीं बना तो मेरा जीवन बेकार हो गया। सच बात यह है कि आपके हाथ में ना सिर्फ काम करना है। भगवान कृष्ण जी ने भी कहा, तेरे जीवन का यही मर्म, तेरे भाग्य में सिर्फ तेरा कर्म, यानी आप सिर्फ काम करते रहिए। अभी मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहा था, तो उनके पास एक बच्चा आया, यूपीएससी का बच्चा था, वो पिछले 8 साल से तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि महाराज जी मैं पिछले 8 साल से है ना, मतलब मीट मांस और ये लहसुन प्याज जो ये तामसिक भोजन है इनको दूर कर चुका हूँ। मैं रोज 1 घंटा भजन करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ता हूँ, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाता। मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन 8 साल से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैं इसके अलावा और क्या ही करूँ, मैं अपने जीवन में सारे सही काम कर रहा हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं आ रहा। प्रेमानंद महाराज जी ने उनको कहा कि देखिए, आपका जीवन का जिस दिन सही समय का प्रारंभ होगा ना, उस दिन जरूरी नहीं है कि आपको सफलता यहीं पे मिले। आपकी सफलता निश्चित है। आपने जो काम किया हुआ है ना, आपने जो मेहनत की 8 साल, इस 8 साल मेहनत का फल मिलना ही मिलना है। मेरे फादर साहब भी हमेशा एक चीज कहते हैं कि बंजर जमीन में भी आप अगर कोई बीज डाल देंगे ना, तो कभी ना कभी अपनी प्रकृति के अनुसार वो फूटेगा और पेड़ बनेगा। आज नहीं हो रहा, 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा। मेरा कहने का मतलब ये है,
कि आप बहुत ज्यादा रिज्ड मत हो जाइए, जहां आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे को बस ये बनना है, ये बनने के बाद मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में इससे बड़ी चीजें दे रखी होंगी। अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को रिजेक्शन झेलना पड़ा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को रिजेक्शन झेलना पड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की तो कहानी आपने सुनी होगी, स्वामी विवेकानंद जी बोले कि अगर वो मतलब अपने जीवन से हाथ धो देते तो हमें मिसाइल मैन नहीं मिलता है ना, भारत परमाणु परीक्षण कभी नहीं कर पाता उतने बढ़िया से जितनी उनके प्रयासों से हुआ है। तो हमें समझना होगा कि ऊपर वाले ने अपनी कलम से हमें भी कुछ ना कुछ दे रखा है। कई बार वो जो स्ट्रगल होता है वो थोड़ा लंबा चला जाता है, संघर्ष लंबा चला जाता है। तो हमें समझना होगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है, हमारा काम मेहनत करना है और हम मेहनत करते चले जाएंगे तो बहुत कुछ सही होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं हूं, मैं अपने एक दोस्त का ही देता हूं, जैसे गोपाल वर्मा सर है। गोपाल वर्मा सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो बहुत पूजा पाठ करने वाले आदमी है, दिन में 2-2 घंटे पूजा करते हैं, कोई गलत चीज नहीं करते, मतलब सबसे तरीके से बात करना और मतलब अपने जीवन को बहुत बैलेंस लेके चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता। मैंने जिस चीज पे हाथ रखा है मेरा वो काम तुरंत हुआ है। मतलब मुझे मेरी किस्मत से ज्यादा मिला है, मुझे मतलब जो मैं डिजर्व करता हूं मुझे उससे ज्यादा मिली है चीजें। उनको जो वो मेहनत करते हैं उससे बहुत कम मिला है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनको अब तक कम मिलता है तो आगे भी कम मिलेगा, या मुझे अब तक बहुत मिलता है तो मुझे आगे भी बहुत मिलेगा। अल्टीमेटली एक ना एक दिन आपकी मेहनत की कीमत आपको मिलनी है, लेकिन वो मेहनत की कीमत हो सकता है आपके जीवन के उस पड़ाव पे मिले जब आपको सच मायने में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। जी सर। है ना, बहुत बड़े बड़े धुरंधर ऐसे रहे जिनमें बहुत ताकत थी, लेकिन उनको श्राप मिला हुआ था कि जिस समय तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस विद्या की उस समय भूल जाओगे। तो जब वो भूल सकते हैं तो आपकी मेहनत का फल किसी वक्त पे इतना ज्यादा भी मिल सकता है कि आपका करियर बहुत अच्छे डायरेक्शन में चला जाए। तो बहुत ज्यादा उसमें मत जाइए। मैं भी जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुश्किल होता है ये सोचना, लेकिन सच बात ये है कि अगर हम इसको डायरेक्शन देंगे तो इसको डायरेक्शन मिलती है और ये उसी दिशा में काम करता है। तो सर एसएससी के फील्ड में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो रिपीटर्स भी हैं और न्यू कमर फ्रेशर भी हैं। तो जो फ्रेशर बच्चे हैं वो मोस्टली अपना जो मॉक का स्कोर्स है वो कंपेयर करने लग जाते हैं जो 3 से या तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है या 3-4 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन के अंदर है, और उनके मॉक के मार्क्स देख के खुद को प्रेशर में लेते हैं या फिर उनके मार्क्स से अपना कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या गाइड करना चाहोगे कि उन्हें कंपेयर करना चाहिए, और अगर कंपेयर करना भी चाहिए तो किन लोगों से करना चाहिए? बिल्कुल ठीक सवाल है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 19-2023 में या 22 सीजीएल का रैंक था। उस बच्चे का मैंने पॉडकास्ट किया तो उस बच्चे ने बताया कि सर मैंने आपका बैच लिया, 6 महीने तक मैं सिर्फ पबजी खेलता रहा जी कोविड के टाइम पे, और पबजी में मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। बोला जैसे ही फिर प्रीलिम्स की डेट आई 3 महीने पहले, तब मैंने बोला सही तरीके से पढ़ना शुरू किया और 3 महीने में मैंने कोई इधर उधर भटकाव नहीं किया और मैं रोज आपके 2-2, 3-3 लेक्चर कंप्लीट करता था, जयदीप सर के 2-2, 3-3 लेक्चर कंप्लीट करता था और मैंने 3 महीने की तैयारी में सर सिलेक्शन ले दिया। अब ये रील भी इसी तरीके से गई जी, ठीक है, बच्चों ने समझा भी यही कि यार 3 महीने में इस बंदे ने सिलेक्शन ले दिया। जबकि सच बात ये है कि पहली चीज तो ये कि जब 3 महीने में उसने सिलेक्शन लेना मतलब तैयारी करनी स्टार्ट की थी, वो प्रीलिम्स का एग्जाम 3 महीने में हुआ नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उस समय प्रीलिम्स और मेंस में करीबन 9-9, 10-10 महीने का गैप मिला था, बल्कि 1-1 साल का भी गैप मिला था कोविड की वजह से, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो बोला जा रहा होता है उसके पीछे की सच्चाई कोई देख नहीं रहा होता है, और हिट भी चीजें वही होती हैं जो भीड़ से अलग उठ के दिखाई जाती हैं। अगर उस बच्चे का ही दिखा देना कि भैया इसने 18 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लिया पबजी छोड़ने के बाद, तो उस वीडियो को कोई नहीं देखेगा। जब उस पबजी की रील को ये दिखाया गया कि 3 महीने में इसने सीजीएल तोड़ा, तो समझ में आता है कि उसके 42 मिलियन व्यू हो गए एक रील के, सिर्फ उस क्लिकिंग पॉइंट के। यही गलती करता है बच्चा समझते वक्त, उसको ये समझ नहीं आता है कि मैं जिसके साथ कंपेयर करने लग रहा हूं वो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, मैं 3 महीने से अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो मैं उससे कंपेयर करने के हकदार अभी हो नहीं। दूसरा, आप कंपेयर भी करें लेकिन तब कंपेयर करें जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपके सारे पीवाईक्यू की आपकी प्रैक्टिस तैयार हो जाए, ठीक है, आपका रिवीजन बहुत बढ़िया से तैयार हो जाए, और आपने कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट दे रखे हो जी, क्योंकि मॉक टेस्ट देना भी तो अपने आप में कला है।
तो जब ये तीनों प्रोसेस आपके पूरे हो जाते हैं ना, तब आप कंपेयर करने लगिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक आदमी जो पिछले 3 साल से दौड़ रहा है, अब मान लीजिए जो समझ मैंने आज 45 साल की उम्र में घिस घिस के ली है, वो समझ मैं अपने 15 साल के बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकता हूं? जी सर। वो तो बेईमानी होगा ना कि मैं उसे कहूं कि नहीं पराई स्त्री की तरफ मत देखो, पराई लड़की की तरफ मत देखो। अरे भाई उसकी उम्र है, वो देखेगा। अब मैं जिस उम्र में आ गया मैं नहीं देखूंगा। तो वो एक वक्त लगता है आपको स्टेज तक आने में, तो थोड़ा वक्त लगेगा, तैयारी तभी करिए। दूसरा ये कि मैंने अक्सर ये चीज देखी है, जब एक बार बच्चे का सिलेक्शन होने लगता है ना, तो फिर उसके लगातार कई सारे पोस्टों पे सिलेक्शन होता है जी। और जब नहीं होता ना, तो 2-2.5 साल 1.5 साल तक किसी भी पोस्ट पे नहीं होता। तो ये बेसिकली आपकी कोई कमी नहीं है और दूसरों के अंदर कोई खूबी नहीं है, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आपको इसी प्रक्रिया के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आज से पहले भी जितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया वे भी इसी तरीके से गए हैं, है ना। आप खुशनसीब हैं अगर आप इस बात को थोड़ा जल्दी समझ गए कि ये प्रेशर लेने की चीज नहीं है। जिनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनके साथ कंपेयर नहीं करना। तो क्या होगा कि आपको प्रेशर नहीं मिलेगा, आपका टाइम आएगा। वो एक कहावत है ना कि बोला रात का दरिया भी पार होगा, आज नहीं तो कल हमारा लिए वक्त भी अच्छा आएगा। तो वो वक्त कभी ना कभी तो अच्छा आना है, बुरा वक्त भी निकल जाना है। तो पेशेंस रखिए और कंपैरिजन में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और कंपेयर करना है तो तब जब आप तीनों स्टेज क्लियर कर लें, आपका सिलेबस पूरा हो चुका हो, आपके सारे PYQ हो रखे हो, आपके रिवीजन हो रखे हो और आपने 15-20 मॉक टेस्ट लगा लिए हो, उसके बाद कंपैरिजन करिए। तो सर SSC में जब से पैटर्न बदला है, पहले TCS लेती थी, अब एडीक्यूटी ले रही है, तो बच्चों के दिमाग में अभी एक भ्रम है कि क्या जो पैटर्न है, जो मेंस का एग्जाम आने वाला है, कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं क्या वो TCS बेस्ड ही आएंगे या फिर एडीक्यूटी पैटर्न पे आएंगे। जो लोगों के अंदर एक भ्रम बैठा हुआ है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करें कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे डील करें या उसका कोई और जरिया क्या हो सकता है, और दूसरा कि क्या अभी भी TCS की जो बुक्स हैं, जो PYQ, वो अभी भी रिलेवेंसी में है या नहीं। ठीक है, देखिए ये भ्रम है ना बहुत बड़ा हो गया और इसमें हम सबका ही रोल हो सकता है कि एडीक्यूटी ने बिल्कुल नए सवाल बना दिए। बिल्कुल भी नए सवाल नहीं बनाए। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक एक सवाल की जानकारी है। आप कोई एक सिंगल एक टाइप बना के दिखा दीजिए मुझे, जो ये बता दीजिए कि ये सवाल कभी TCS ने नहीं पूछा। हर चीज, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि PYQ की 99 नहीं 100% इंपॉर्टेंस है। आपने PYQ अच्छे से पढ़ रखे हैं तो समझिए कोई भी पैटर्न आ जाए आप ब्रेक कर लेंगे। दूसरी चीज, जैसे कैलकुलेशन का बताता हूं मैं, अभी सिलेक्शन फेज वाले एग्जाम की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 से 3 सवाल ऐसे आ गए जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ गई, तो हमें यह भी तो देखना होगा कि बाकी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल बना रखे हैं। इस बार जो CGL का पेपर वो तो बिल्कुल ही बेकार फेंक रखा है, TCS से बेकार बना रखा है इन्होंने। भाई 25 सवाल में अगर एक सवाल आपने कैलकुलेटिव डाल दिया, देखिए मुश्किल पेपर तब होता है जब आपने कैलकुलेशन ऐसी बना दी जो ऑप्शन से ब्रेक ही नहीं हो रही, है ना। एक तरीका ये है कि हम उस टाइम लिमिट में ऑप्शन से ढूंढ नहीं पाए, एक वो ब्रेक ही नहीं हो रही। तो 2 चीजें अलग अलग हैं, सारी चीजें ब्रेक होने लग रही। दूसरा, बच्चे को भी ये समझना होगा कि कैलकुलेशन आज के समय में एग्जाम का एक पार्ट हो गया है। पहले भी कैलकुलेशन आती थी, आज भी कैलकुलेशन आ रखी है। आपको नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक की आत्मा पकड़नी पड़ेगी, वहीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे। और जो बच्चे इस बार CGL मेंस दे रहे हैं, जैसे मैं अपने बैचेस में अप्रोक्सीमेशन से लेके करीबन 24 वीडियो सिर्फ कैलकुलेशन की कराता हूं। पहले क्या आप रिकॉर्डेड देते हैं कि पहले आप इतना करके आइए तभी आप समझ में आएगा आपको, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी कैलकुलेशन फास्ट करना। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैं कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं। हम परसेंटेज जब पढ़ाते हैं ना, तो परसेंटेज में करीबन 3 घंटे की एक रिकॉर्डेड क्लास बच्चे को देते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा आपके एग्जाम्पल के लिए 5648, और मैं आपको कह रहा हूं कि यार 179% वैल्यू बताइए इसकी कितनी होगी जी। ठीक है, अब मैं पूरी प्रॉपर 2.5-3 घंटे की क्लास लेता हूं और बैंकिंग के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पिक किए हुए सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन आ रही है। अब बच्चे को क्या दिक्कत होती है, को जब उसकी बेस बताया जा रहा होता है ना, तब वो उसको याद नहीं करता या उसको उस समय देखता नहीं है। जब पेपर में फंसता है तब उसको याद आता है कि यार कैलकुलेशन है। अभी के लिए जो बच्चे मेंस दे रहे हैं,
तो मैं आप लोगों के लिए काम कर देता हूं, जो बच्चे मेंस दे रहे हैं और आपके पास प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े होंगे, कि अभिनय सर का एक अल्ट्रा कैल्सी बैच आता है, ठीक है जी। और उन्होंने अच्छा तोड़ रखा है सारी कैलकुलेशन को। आप वो द पंडित पे जितने भी बच्चे ना, सारे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दें। जी थैंक यू सर। ठीक है, मैं उसको प्रोवाइड कराता हूँ आपको कैरियर की तरफ से, और उन्होंने अच्छा तोड़ा हुआ उसमें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कम टाइम में कर रखा है। मैं जो कराता हूँ वो थोड़ा ज्यादा टाइम में कराता हूँ, मेरा पढ़ाने का स्पीड धीरे, अभिनय सर का पढ़ाने का स्पीड तेज है। लेकिन PYQ की 100% इंपॉर्टेंस है, किसी की बातों में नहीं आना। आप जो PYQ कर रहे हैं बस उसी को तरीके से करते रहिए, उसी में से पेपर बनना है, और कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज आ गई है। जी तो मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। Thank you. फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर मतलब क्या बोलूँ, आपका इतना बिजी शेड्यूल था आज का, आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया उसमें भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आपका, और आपको पॉडकास्ट की सीरीज के लिए ढेरों बधाई। थैंक यू सो मच सर।